हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये मेरे लिए कहना बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होगा बिकॉज सबसे पहले आप अगर मेरे मतलब चैनल से जुड़े होंगे तो जानते होंगे कि पावर सिस्टम जो आपका बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का है उसका मतलब मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किया है। एंड उस टाइम मैंने सोचा था कि कंट्रोल का वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन आई वॉज अनेबल टू टाइम मैनेज द टाइम। बट एग्ज़ाम इज़ टू नियर, सो एग्ज़ाम को देखते हुए और आपको आप जानते होंगे कि इफ़ आई टॉक अबाउट गेट देन कंट्रोल सिस्टम का वेटेज सबसे अधिक होता है। तो फर्स्टली आई वांट क्लियर कि दिस वीडियो वन शॉट इज़ नॉट फॉर गेट, दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू AK2 एग्ज़ाम। एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर आप यूट्यूब पे कंट्रोल सिस्टम का अगर वीडियो आप सर्च करेंगे तो कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत ही दिक्कत होता है कंट्रोल सिस्टम में, बिकॉज कोई भी अच्छा सा वीडियो नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम से पहले वन शॉट वीडियो अपलोड करते हैं जिससे हमारा भी हेल्प हो, सबका हेल्प हो। तो लेट्स स्टार्ट द बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर थर्ड इज़ वेरी इजी एंड बहुत ही छोटा सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये पीपीटी हमने 30 पेज का पीपीटी मतलब रेडी किया है। और ये 30 पेज का पीपीटी रेडी करने में ही मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे लगे। और ऑब्वियसली हम आपको सबसे पहले, ये चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर का नाम है स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी मतलब देखिए हमारा मेन मोटिव है। और मैं आशा करता हूं कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो देखते हैं तो वन शॉट मतलब होता है कि आपको पहले से लिटिल बिट आइडिया हो इस चैप्टर के बारे में, मतलब आपने इस चैप्टर को एक बार पढ़ा हो। आई कैन से वन शॉट मीन्स रिवीजन। तो आप रिवीजन जब करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका वन शॉट वीडियो डाला जाए, क्योंकि पावर सिस्टम का मैंने वीडियो बहुत अच्छे से डाला है। इसका मैं डालने लगूँ तो बहुत मेरे पास पर्याप्त टाइम रहना चाहिए। तो उतना टाइम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर थर्ड विथ 30 PPT। इसमें हर एक चीज़ मैंने कवर किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने कवर नहीं किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट तक देखेंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कि मैं अपना बेस्ट दूं कि आपको भी समझ में आए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। और ये आप जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब पे इसका कंटेंट कितना अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर थर्ड, इच नेम इज स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि ये मतलब AK2 का हम अगर नाम ले तो AK2 में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जिनको भी एग्ज़ाम से पहले अगर वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो क्वांटम जरूर ही पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ फ्रॉम क्वांटम, बट क्वांटम के आगे लिखा होता है कि क्वांटम का PDF बनाना या मतलब जो भी करना वो इलीगल होता है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्क्लेयर दैट हेयर I am not here for just promoting or anything, but just for knowledge purpose I am just taken some content from quantum। and मतलब सबका भला हो। and I have also purchased from my money, so I have made the PDF। so firstly it's not illegal from my side, so let's begin the topic for information purpose। सो ये बहुत ही ज़्यादा शुरू मैंने बोल दिया। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे, आपको बहुत ही थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आप जानते होंगे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एस प्लेन बनाते हैं। एस प्लेन के जब भी कोई भी मतलब जीरोज या पोल अगर लेफ्ट ऑफ द हाफ प्लेन होते हैं तो उसे स्टेबल मानते हैं। तो इसमें यही हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है, और अलजेब्रिक क्राइटेरिया में हम रूट लोकस फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब देखिए, इसका ड्यूरेशन आई डोंट नो कि कितना होगा, लेकिन अगर वन शॉट है तो ऑब्वियसली इट्स मे बी अराउंड मोर देन 30 मिनट एंड बिटवीन ऑफ 1 आवर। तो 1 घंटे से 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये वीडियो का लेंथ होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड बार बार मैं कह रहा हूँ, लास्ट तक देखने पे मैं अपना कोशिश करूँगा कि आपको 100% दूँ जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए, स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट्स नेसेसरी कंडीशन। मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है और उसके नेसेसरी कंडीशन क्या होंगे। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रूट हॉर्ज क्राइटेरिया एंड इट्स लिमिटेशन। ये एक क्राइटेरिया है जिससे हम लिमिटेशन मतलब इससे हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर सेकेंड पार्ट की बात हम करें तो रूट काउंटर पढ़ेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लॉग ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम मतलब रूट लोकस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। केवल दो ही चीज़ हमें पढ़ना है, एक तो रूट मतलब 3-4 चीज़ पढ़ना है। मेन कंसेप्ट जो है रूट लोकस है, और मतलब रूट लोकस और रूट हॉर्ज क्राइटेरिया एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है। अगर हिंदी में बोले तो आप जानते हो कि स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता होता है, मतलब कोई भी चीज़ इज स्टेबल हो।
तो यहाँ पे लिखा भी है कि अ स्टेबल सिस्टम इज़ वन दैट विल रिमेन एट रेस्ट, एक्साइटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स विल रिटर्न टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में रहे अगर उसमें एक्सटर्नल सोर्स का कोई भी यूज़ ना हो तो उसे हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब स्टेबिलिटी अभी इसका डिफिनीशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। स्टेबिलिटी इज़ क्या, मतलब स्टेबिलिटी को हम इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि अ सिस्टम इज स्टेबल इफ़ इट्स बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। मतलब आप अगर सिग्नल सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें BIBO पढ़े होंगे आप। BIBO मीन्स क्या होता है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो अगर कोई भी सिस्टम का बाउंडेड इनपुट हो, इनपुट भी हम बाउंड कर दें, मतलब कुछ उसका बाउंडेड कर दें इनपुट और आउटपुट भी बाउंडेड कर दें, तो उसे हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो वही स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब इसने जस्ट आई कैन से क्या कह सकते हैं डिफिनीशन दिया हुआ है। तो ये 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में जो आता है व्हाट इज स्टेबिलिटी, तो अगर आप जानते होंगे तो आप मतलब बता सकते हैं व्हाट इज स्टेबिलिटी। सो नाउ द पॉइंट इज कम टू नो कि राउट स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो होता है ना राउट स्टेबिलिटी, ये चेक करता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। इफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट्स एरे, मतलब अभी हम पढ़ेंगे एरे को होता है, एरे हम बनाते हैं ऐसे, और उसमें अगर सभी जो मतलब फर्स्ट कॉलम जो हैं अगर उनका एलिमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो स्टेबल सिस्टम है। और कोई भी साइन चेंज ना हो, मतलब उस एरे में कोई साइन चेंज ना हो। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बहुत समझ में आएगा। सबसे पहले कि कंसेप्ट क्लियर करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही चलेंगे। आई एम नॉट जस्ट हेयर टू वेस्ट टाइम, मेरे पास भी टाइम नहीं है, एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस कंटेंट एज, मतलब मेरे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। सो ऑब्वियसली इसके बाद हम बात करेंगे अगर साइन थोड़ा भी चेंज हुआ, अगर उसमें साइन चेंज हुआ तो अनस्टेबल सिस्टम मानेंगे। अगर मान के चलिए रो में रो बिकम जीरो, अगर जीरो बनता है रो तो उसे मार्जिनली स्टेबल हम कहते हैं। तो आपने देखा कि स्टेबल कब कहेंगे, स्टेबल कहने के लिए अगर रूट्स स्टेबिलिटी से स्टेबल कब कहेंगे, जब फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट मतलब क्या हो, कोई उसमें साइन चेंज ना हो तो स्टेबल कहेंगे। साइन चेंज हो गया तो उसे अनस्टेबल कहेंगे। अगर उसका मतलब वैल्यू जीरो हो गया तो उसे मार्जिनली स्टेबल हम बोलेंगे। तो यहाँ से क्लियर होता होगा कि स्टेबिलिटी जो होता है रूट्स स्टेबिलिटी मतलब कैसे हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो फर्स्टली स्टेबिलिटी जो होता है 2 टाइप की होती है। एक एब्सोल्यूट स्टेबल होता है, एक रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है। तो ये सब देखिए थ्योरी है, इस पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा हम फोकस करेंगे अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है। देखिए ये PDF है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस PDF ऑल्सो। तो यहाँ से PDF से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को बताने लगूँ तो इट विल टेक सो मच टाइम, एंड आई वांट टू गिव अ वेरी प्रिस्क्राइब एंड एज कंटेंट की मतलब जितना आपको नीड हो उतना मैं दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इज़ व्हाट, इफ़ द सिस्टम आउटपुट इज स्टेबल फॉर ऑल वेरिएशन, मतलब सभी वेरिएशन के लिए हमारा, अगर हमारा सिस्टम जो है क्या है स्टेबल है तो उसे हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख भी रहा है कि इट्स गिव, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिख रहा है, इट्स गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो हमारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब ऑल वेरिएशन के लिए अगर पैरामीटर हमारा स्टेबल है जैसे एब्सोल्यूट स्टेबल हम बोलते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, सिस्टम इज सेड टू बी रिलेटिवली स्टेबल मोर देन स्टेबल और अनस्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग टाइम क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। इतना तो मैंने बोला ना कि ये रिवीजन है, ये रिवीजन है, तो मतलब मेरा आशा है कि आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आए होंगे, उसमें राइस टाइम पीक टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, पीक ओवरशूट क्या होता है, आपको मालूम होगा। तो चलिए आपने देखा कि स्टेबिलिटी 2 टाइप की होता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो नाउ द पॉइंट इज कम टू नो कि नेसेसरी कंडीशन क्या होता है स्टेबिलिटी का। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्सोल्यूट स्टेबल इज फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आप जानते होंगे क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सबसे पहला चीज़ होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है इक्वेशन के सभी का साइन जो होना चाहिए मस्ट बी, क्या लिखा है, मस्ट बी सेम साइन, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म, कोई मिसिंग टर्म ना हो, मतलब सभी टर्म हो, जैसे S³ S² S1 और S0, तो मतलब ये सब टर्म होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑल द पोल ट्रांसफर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बोला कि स्टेबल सिस्टम जो होता है जिसका जो पोल जो लाई करता है इस प्लेन के लेफ्ट ऑफ द हाफ प्लेन हो, तब हम इसे स्टेबल सिस्टम के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखा है,
द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पोलिनोमियल ट्रांसफर फंक्शन इज ग्रेटर इक्वल टू द न्यूमरेटर पोलिनोमियल। मतलब न्यूमरेटर से हमेशा डिग्री ऑफ मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तो उसे हम स्टेबल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो नाउ अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने फर्स्ट मतलब पार्ट हमने कवर कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट है, देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एट नेसेसरी कंडीशन। अब हमने इसको कवर कर लिया, मात्र 10 मिनट में हमने कवर कर लिया। अगले 10 मिनट में आई विल ट्राई टू कवर दिस वन, एंड इसको हमारे रूट लोकस को ख़त्म करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो आई विल ट्राई टू कवर दिस वीडियो विथ इन 45 मिनट। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो पहला हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर किया कि स्टेबिलिटी क्या होता है और उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, राइट। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमारा है रूट्स हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इट्स अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑब्वियसली इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस आई कैन से पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रूट्स हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक मैथमेटिकल टेस्ट है। मैथमेटिकल टेस्ट है किस लिए? किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया का कुछ मतलब हमारे कंडीशन है। उस कंडीशन को जब फॉलो करेगा कोई भी इक्वेशन या सिस्टम, देन उसे हम बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है रूट्स हॉर्विट्ज मतलब क्राइटेरिया से हम उसे मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे कि वो हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं। सबसे पहला जो वही मतलब स्टेबल होने के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, कॉलम जो भी हमारा इक्वेशन हो, देयर शुड बी नो साइन चेंज। अगर साइन चेंज होता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, जो नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल लाइंग ऑन द राइट ऑफ द हाफ फेस प्लेन। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब जो हम रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया पढ़ेंगे उसका क्या एप्लीकेशन है, तो रूट्स क्राइटेरिया जो है कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ सर्टेन पैरामीटर ऑफ सिस्टम टू इंश्योर स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया का हम यूज करते हैं। इट्स यूजुअली यूज टू फाइंड द रेंज ऑफ ओपन लूप गेन। मतलब ओपन लूप फंक्शन होते हैं उसका रेंज में फाइंड करने के लिए हम मतलब इसका एप्लीकेशन इसका यूज होता है रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया का। फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, मतलब क्लोज लूप हो या ओपन लूप हो, दोनों के लिए हम इसका गेन फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हो गया। नाउ द पॉइंट इज कम टू नो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। मतलब किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन होता है तो उसका लिमिटेशन भी होता है। तो लिमिटेशन क्या है? इट्स वैलिड ओनली इफ कैरेक्टरिक इक्वेशन इज अलजेब्रिक। जब अलजेब्रिक होगा हमारा तभी हमारा रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर अनेबल टू अप्लाई रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। उसके बाद हम अगर बात करें दूसरा इसका लिमिटेशन, तो जो इसका इफ द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कम्प्लेक्स और सर्टेन पावर देन इट कैन नॉट बी अप्लाइड। मतलब अगर कम्प्लेक्स टर्म आ जाए या टर्म में कोई भी हमारा पावर ई टू डी पावर मतलब एक्सपोनेंशियल आ जाए तो हमारा रूट्स ऑर्बिट्स क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें, इट्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी रूट लाइंग ऑन आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, बट वैल्यू ऑफ रूट नॉट अवेलेबल। मतलब रूट अवेलेबल नहीं होता है। इट मतलब ये लिख रहा है, इसका लिमिटेशन है। ऑल्सो इट कैनॉट डिस मतलब डिफरेंस नहीं बता पाता है रियल एंड कम्प्लेक्स रूट। रियल और कम्प्लेक्स रूट में डिफरेंसेस नहीं बताता है। तो ये हमारा रूट शॉर्टेज क्राइटेरिया का कुछ लिमिटेशन हो गया। नाउ अब स्टार्ट करते हैं मेन। दिस इज मेन, देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमने लिया है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज कम इन 2017 एंड 18 और ये 10 मार्क मतलब 7 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न अभी जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। और हमने बताया कि रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया का एप्लीकेशन है कि हम फाइंड गेन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ के। तो के का वैल्यू हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ समझना होगा। सबसे पहले अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही कोशिश करूँगा अच्छे से कि आपको समझ में आए। देखिए हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है, हमारे पास इक्वेशन ये दिया हुआ है। हमारा इक्वेशन है एस टू डी पावर 4 एस 20 एस क्यूब 15 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस के, ये हमारा इक्वेशन है। अब रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया मतलब कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले देखिए हम ऐसे कॉलम बनाते हैं, वहाँ पे जितना भी पावर होता है एस टू डी पावर 4 सबसे ज़्यादा है तो उसके बाद एस टू डी पावर 4 एस 3 2 1 0 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है अल्टरनेट वाइज लिखते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका 15, इसका हमारा के, अल्टरनेट वाइज एक को छोड़ के 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 के बाद 0, ठीक है।
तो इसका हम यहाँ पे एस टू डी पावर 4 है, इसके सामने हम सभी अल्टरनेट वाइज लिखते हैं। देखिए इसका एस टू डी पावर का 1, एस स्क्वायर का 15 और के का हमारा के हो जाएगा। ठीक है, हम अल्टरनेट वाइज लिखते हैं। उसको फिर से हमने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, बचा क्या? अब 20 बचा और 2 बचा। 20 यहाँ पे हमने लिखा, 2 यहाँ पे बचा, मतलब लिखा इसके नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख लेंगे। अब ये हमने पहला पैटर्न फॉलो कर लिया। पहला पैटर्न हमने S4 और S3 हमने इसका कोफिशिएंट लिख लिया। अब हमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर माइनस करते हैं, माइनस और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 2 और फिर से डिवाइड बाई 2, ये हम करते हैं। जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू 149 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर वही मतलब एकदम बिल्कुल पैटर्न देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, कितना आ जाएगा? देखिए 2 इंटू के। ठीक है, 2 इंटू के माइनस 15 इंटू 0, 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। जब इससे हम, ये तो 0 हो गया, इससे करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे के आ गया, फिर इसके नीचे 0 आ गया। मतलब सबसे मेन थिंग होता है पैटर्न को समझना। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब जो टर्म होता है, इसका इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसका इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डिवाइड जो होता है फर्स्ट, मतलब जिससे हम जहाँ से गुणा स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसे डिवाइड करते हैं। ऐसे करने के बाद जो आता है उसके नीचे लिखते हैं। वैसे ही जैसे इससे मल्टीप्लिकेशन की 2, इससे मल्टीप्लिकेशन की 0 और यहाँ पे के है, फिर से यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके इसे डिवाइड किए 2, 2 से 2 कट गया, के बचा, वही हमने लिखा। फिर से हमारा एस स्क्वायर का भी हमें टर्म फाइंड हो गया। अब हमें एस का फाइंड करना है, एस का, फिर वही हमने लगाएंगे, वही मतलब रूल लगाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 149 इंटू 2 इतना आ गया 298 माइनस 20 के। ठीक है, और फिर हम 149 से डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो ये हमारा इतना वैल्यू आएगा। फिर हम इसके बाद इसको फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 0 आ गया, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एस, जो हमारा एस का है, एस का भी हमने कोफिशिएंट फाइंड किया। अब एस स्क्वायर मतलब एस 0 का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी ऐसा ही करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो बचेगा क्या? इस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो केवल के बचता है। सो नाउ यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है के का। के का जब वैल्यू फाइंड करना होता है, जहाँ भी मतलब ऐसा इक्वेशन देखिए, ऐसा इक्वेशन आता है, उसको हम ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं की का वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब ग्रेटर देन 0 करेंगे स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर स्टेबल सिस्टम, अगर सिस्टम स्टेबल है, स्टेबल कैसे आप देख सकते हैं, सभी का मतलब ये वैल्यू जो है फर्स्ट रो का सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आता है तो ये वैल्यू जो होता है स्टेबल होता है। ये ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करेंगे, के ग्रेटर देन 0 होगा तो स्टेबल सिस्टम होगा। और इसका रेंज जो है जब करेंगे तो इसका रेंज जो हो जाएगा 0 से बड़ा और 114.9 आ जाएगा। अरे भाई इतना तो आप कैलकुलेशन जानते होंगे। ये 0 हो गया और ये हमारा 298 माइनस 20 के ग्रेटर देन 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा की का रेंज जो हो जाएगा 0 से ग्रेटर और 14.9 से स्मॉल हो जाएगा। तो यू कैन सी हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड बहुत ही इजीली हमने वैल्यू ऑफ फाइंड हमने किया। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इस पर टाइम दिया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन पे थोड़ा मैं कम टाइम दूंगा, क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा तो न तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, न तो मेरे लिए भी। क्योंकि ज़्यादा वीडियो का लेंथ बनेगा तो मुझे अपलोड करने में भी टाइम लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा लूज होगा। तो आई डोंट वांट टू लूज योर इंटरेस्ट एंड आई डोंट वांट टू इंक्रीज द वीडियो लेंथ, जस्ट आई एम गिविंग द कंटेंट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर। लगातार बोलते हुए मेरा हालत ख़राब हो रहा है। लेट्स से आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, बट वट एवर द इनिशिएटिव आई हैव टेकन आई विल कंप्लीट। लेट्स द कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर दिया हुआ है और इसमें भी वैल्यू ऑफ की पूछ रहा है। ठीक है, तो वही हम बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे वन थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसने बोला है फाइंड द रेंज ऑफ की ऑल द रूट लाई लेफ्ट ऑफ द इस इक्वल टू 1। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जब एस इक्वल टू 1 दिया है तो अब एस इक्वल टू 1 दिया है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो जहाँ भी एस है वहाँ पे एस बराबर -1 रखेंगे, एस -1 रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस क्यूब 5s² 12s प्लस के है। तो हर जगह जहाँ भी एस है वहाँ एस -1 हम रखेंगे।
जब एस माइनस वन हम रखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पुट एस बराबर एस माइनस वन। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं जाके आपको अच्छे समझ में आए। जब एस माइनस वन हम रखेंगे सब जगह और जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारा फाइनल इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा एस क्यू टू एस स्क्वायर 5s प्लस की माइनस 8। फिर वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे रूल्स ऑर्बिट क्राइटेरिया फाइंड करने के लिए। सबसे ज़्यादा टर्म इसमें एस क्यूब है तो ऐसा लिखेंगे एस क्यूब एस स्क्वायर एस का पावर 1 एस के पावर 0। उसके बाद हम अल्टरनेट वाइज कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका 1 इसका 5 और इसका 1 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 और के माइनस 8, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमने बताया था वही, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। थोड़ा सा अब मैं फास्ट बोलूँगा क्योंकि हमने समझा दिया है ऑब्वियसली, अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए 2 इंटू 5 10 हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे 0 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर आगे हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो यहाँ पे हमारा की माइनस 8 आ जाएगा। तो नाउ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल वही हम करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ऑल द रूट लाई एस माइनस वन देयर शुड नॉट एनी साइन चेंज इन द कॉलम ऑफ द रूट, मतलब एरे। ये जो हमारा रूट एरे है इसमें कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेबल सिस्टम हम मान के और इसको हम इक्वेट कर देंगे ग्रेटर देन 0। हमने बोला था कि जहाँ भी आप ऐसा देखिए, जहाँ भी मतलब ऐसा टर्म देखिए उसको ग्रेटर देन मतलब 0 कर दीजिए अगर सिस्टम स्टेबल है। तो यहाँ से हम जब इसको ग्रेटर देन इक्वल जब करेंगे, रिलेट करेंगे, तो फाइनली हमारा की का वैल्यू जो हो जाएगा 8 आ जाएगा, ग्रेटर देन 8। तो यही हम लिखेंगे जो हमारा मतलब स्टेबल सिस्टम है। ये कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज लाई करता है, मतलब ग्रेटर देन के और लेस देन 8। ये हमारा स्टेबिलिटी इसका भी फाइंड हो गया कि इसका रेंज कहाँ तक है, के का वैल्यू यही पूछा था और हमने बहुत ही अच्छे से इसका रेंज भी पता कर लिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये थोड़ा ईजी था, लेकिन इसमें हमने कोशिश किया कि आपको सभी पैटर्न समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये प्रीवियस ईयर है, 16-17 में आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रूट्स ऑर्बिट्स क्राइटेरिया है। मतलब एक जो आपका कंसेप्ट है उस पर हमने 3 क्वेश्चन लिया, वैसे ही हम रूट लॉ का जब पढ़ाएंगे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हमने लिया है और 2-3 क्वेश्चन ऐसा लिया है जो जिसका मतलब सबका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग अलग हो और सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 और 14। तो अगर इसका हम बात करें तो इसमें क्या हमें फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है हमें, नंबर ऑफ रूट लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ द हाफ एस प्लेन, उसके बाद राइट कितने मतलब एस प्लेन में है और उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस पे कितना हमारा मतलब रूट है, तो ये हम फाइंड करने वाले हैं। दिस इज द हम इक्वेशन ऑफ रूट मतलब सॉरी हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर मतलब इसमें देख सकते हैं एस टू डी पावर 4 एस स्क्वायर है। सबसे पहले हमारा सभी एस का टर्म ही नहीं है और सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब ऐसा ना हो तो हम मतलब उस इक्वेशन को स्टेबल इक्वेशन नहीं कह सकते। जैसे अब हम अगर लिखना भी शुरू करेंगे एस टू डी पावर 4 एस क्यू एस स्क्वायर एस टू पावर 1 एस 0, तो जब लिखेंगे तो अल्टरनेट वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद 3 4 आ गया 1, अब यहाँ पे हमारा 0 0 हो गया, जब आगे करेंगे तो 0 0 आने लगेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। इसके लिए एक नियम मतलब रूल है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8s³ देख सकते हैं 8s³ और 8s हमारा आ जाएगा। तो नाउ यहाँ से जब हम फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका टर्म यहाँ पे है, मतलब 4 का कोफिशिएंट 2 है और हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है 4 है। तो यहाँ से हमें एस क्यू का भी कोफिशिएंट 1 फाइंड हुआ और एस का भी कोफिशिएंट हमें 1 फाइंड हुआ। तो जब हम रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, आई होप मुझे अब लगता है आपको लिखने आ गया हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ और फास्ट ले रहा हूँ। तो हमारा एस 4 का भी कोफिशिएंट मालूम हो गया 4 2 4 1 देख सकते हैं यहाँ से 2 4 1 दिया हुआ है, ठीक है। एस 4 का कोफिशिएंट हमने यहीं फाइंड कर लिया। अब एस क्यूब का हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, एस क्यूब के लिए हमारा पे यहाँ पे दिया हुआ है 1, इसका भी 1 और ये हमारा 0 हो गया। फिर वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे बिल्कुल वही, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। तो चलिए करके एक बार और दिखाते हैं, 4 इंटू 1, ठीक है 4 और ये 2 इंटू 1 -2 बाई फिर 1, तो 4 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यही हमारा 2 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 1 आया। फिर वैसे ही हम इसका मतलब कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, इसके लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। जब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा 1 और 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कॉलम है एरे ऑफ रूट्स क्राइटेरिया, ये जो है सभी पॉजिटिव हैं। जब सभी पॉजिटिव हैं तो हमारा सिस्टम जो होगा स्टेबल होगा। अगर कोई भी निगेटिव आ गया तो सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो साइन चेंज, यही लिखा होगा नो साइन चेंज बट एस क्यू रो इज जीरो, स्टेबल इज मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल है, क्यों मार्जिनली स्टेबल है? क्योंकि हमारा जो एस क्यू का टर्म है, एस क्यू का टर्म है ये जीरो था स्टार्टिंग में, इसलिए इसे मार्जिनली स्टेबल करेंगे। और जो नंबर ऑफ रूट लोकस टू मतलब जो रूट हैं वो लेफ्ट ऑफ द हाफ स्प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे द नंबर ऑफ रूट लाई ऑन द राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन इज जीरो, कोई भी मतलब राइट में मतलब नहीं यहाँ पे है कोई भी रूट, मतलब राइट हाफ दी स्प्लेन अगर राइट में फॉलो मतलब कोई भी रूट राइट में आया, जैसे x+3 x-3 कोई भी रूट आया तो ये राइट में जाके फॉलो होगा। जब राइट में होगा तो स्टेबल हमारा स्टेबल मतलब सिस्टम जो होगा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये हमारा मार्जिनली स्टेबल है क्योंकि इसका एक रूट जो है जीरो है। स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट दिया था अगर उसका कोई भी रूट जीरो आता है तो उसे मार्जिनली स्टेबल कहेंगे। और लास्टली ये इसमें क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ रूट इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस पर 2 फाइंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन फाइंड मतलब अभी तक लिया। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बोलते बोलते मेरी हालत ख़राब हो रहा है बट लेट्स सी। इतना बोलने का तो आइडिया नहीं है बट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें भी हम स्टेबिलिटी फाइंड करना है। वही बिल्कुल एक बार आपको समझ में आ गया कि रूल्स ऑर्बिट्स क्राइटेरिया कैसे हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन, हमने इक्वेशन लिखा, इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है S5 है, उसके बाद ऐसे में लिखा S5 S4 S3 एस का क्यू स्क्वायर 1। उसके बाद हम अल्टरनेट वाइज लिखते हैं कोफिशिएंट, 5 का 1 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका 11 है, हमने लिखा 1 2 11, फिर इसका लिखे जो बचा था 1 2 10, 1 2 10 इसका कोफिशिएंट लिखे। फिर जो हमने पैटर्न बताया था उस पैटर्न को फॉलो किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। जब इसका मल्टीप्लिकेशन से ये जीरो आ गया, जीरो आते हम कहेंगे कि ये मार्जिनली स्टेबल है, लेकिन हमें तो रूट मतलब हमें तो वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए सभी PDF पहले से ही रेडी हैं। तो ये जो है जीरो आ गया, हमें तो वैल्यू फाइंड करना है के का। अगर जीरो आ जाएगा तो हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, तो जीरो की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल मतलब सपोज कर लेंगे अपने से। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वेरी स्मॉल, मतलब हम जीरो की जगह पे रिप्लेस कर लेंगे ईटा से, जो कि हम मानते हैं कि पॉजिटिव है। जब हम इसे ईटा वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आगे जब इससे हम फिर सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 2 ईटा माइनस 1 अपन ईटा, ये जो सिस्टम आएगा ये निगेटिव आ जाएगा। जब एक निगेटिव आ गया तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे यही लिखा है द 2 साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम सो सिस्टम इज़ अनस्टेबल। बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता हो कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं है, बस एक निगेटिव आया आप मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं कि सिस्टम इज़ अनस्टेबल, आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा। तो लेट्स एक टॉपिक पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आई होप रूल्स ऑर्बिट्स जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आया हो। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल इंटरमीडिएट, मतलब बीच में हम पहुंच चुके हैं। हमारा अब लास्ट टॉपिक बच गया रूट्स लोकस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका न तो आपको कोई अच्छे से कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे और ना ही समझ में आता है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि अभी अगर आपने अभी तक देखा वीडियो तो आगे भी देखने का मतलब थोड़ा सा और धैर्य बनाइए और वीडियो को देखिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है रूट लोकस। अभी तक देखिए 28 मिनट हो गया आई डोंट नो, रूट लोकस भी मतलब कवर करने में इसको भी 20 मिनट लगेगा ही। सो लेट्स सी रूट लोकस। मतलब एक चैप्टर जो है वन शॉट में हम इतने अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चैप्टर इस अगर कॉलेज की बात किया जाए तो हमारे कॉलेज में कम से कम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसको पढ़ाने में हमारे टीचर ने कम से कम आई थिंक 6 से 7 लेक्चर लिए होंगे। 6 से 7 लेक्चर को हम मतलब 1 घंटे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स रियली अ बिग टास्क फॉर मी बट आई एम नॉट मतलब इसको मैं रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई नो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और कितना पूछेगा। तो वही क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सबका हेल्प हो। सो लेट्स बिगिन रूट लोकस। रूट लोकस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहले रूट लोकस पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो रूट लोकस इज यूज फॉर ऑल्सो इज फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम रूट लोकस का भी यूज़ करते हैं। हमारा रूट लोकस फाइंड करने के लिए कुछ टर्म होते हैं। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ये क्या होता है, ये अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे समझ में आएगा।
तो एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है 180 2q प्लस 1 और p माइनस जेड। यहाँ नंबर ऑफ पोल p माइनस मतलब जेड क्या है, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ हमारा जीरोज़ है, ठीक है। हम सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होता है रियल पार्ट ऑफ पोल होता है माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो अपन p माइनस जेड। वही जो यहाँ पे लिखा है, p जो है नंबर ऑफ पोल और जेड जो है नंबर ऑफ जीरो। चलिए आगे हम रूट लोकस के कुछ आइकन से कि ये कंसेप्ट होते हैं। अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तभी आप आगे रूट लोकस अब फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो चलिए रूट लोकस क्या होता है। रूट लोकस ऑफ द मतलब कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, मतलब ये भी क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रूट लोकस जो होता है वैरी करता है 0 से इन्फिनिटी तक, और ये भी हमारा स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए होता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं रूट लोकस फाइंड करने के लिए, रूट लोकी का, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा। जैसे जब रूट लोकस आप फाइंड करेंगे तो जितना आप इधर मतलब रूट लोकस बनाएंगे इतना इसके नीचे भी होगा, तो ये सिमेट्रिकल होता है पहले रियल एक्सिस से। उसके बाद रूट लोकस जो होता है वो ओरिजिन, ये लिखा है कि मतलब जो ओरिजिनेट फ्रॉम वन पोल एंड इट्स टर्मिनेट, लिखा होगा टर्मिनेट ऑन द अनदर लूप ऑफ द, मतलब अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा हमारा रूट लोकस। ये इसके रूल हैं, ये पूछता भी एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ों को मतलब ज़्यादा डीप ले रहा हूँ तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ रहा है, जिससे कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मतलब लंबा ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो जो ड्यूरेशन ज़्यादा ना हमारे वीडियो का, और कंटेंट उतना ही मतलब प्रॉपर दें जितना आपको नीड है। तो जैसा हमने बोला आप इससे एक बार जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब इसके रूल्स क्या हैं। उसके बाद ये लिखा है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट टर्मिनेटिंग इन्फिनिटी, मतलब p माइनस जेड होता है इसका जो भी हम ब्रांचेज का रूट लोकस फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए डिफिनीशन, मतलब इसके लिए फार्मूला होता है 2q। q जो होता है कि कितने पोल हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल्स हमारे इक्वेशन में है वो हमारे होते हैं। और उसके बाद p माइनस जेड जो होते हैं नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बहुत ईजी से आपको समझ में आएगा। उसके बाद जब हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स इस फॉर्मूले से मतलब फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सेंट्रॉइड मतलब बारी आता है। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर, इसको फाइंड करने के लिए सिग्मा से इसे सिग्मा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है जितने भी हमारे रियल मतलब रियल पार्ट ऑफ पोल्स होते हैं माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो, इसको हम मतलब सम करके और इसको माइनस करते हैं, और फिर नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो जब हम करते हैं तो हमारा सेंट्रॉइड्स निकलता है। जब सेंट्रॉइड्स हम देखिए 10 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए रूट लोकस अगर आपको फाइंड करना है, तो ये 10 पॉइंट आपको मतलब 10 रूल आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए। जब याद होगा तभी आप जाके रूट लोकस फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है हमने बताया। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने के बाद सेंट्रॉइड क्या होता है ये आपको मतलब मालूम होना चाहिए। जब सेंट्रॉइड मालूम हो गया तो ब्रेक पॉइंट्स मतलब इसमें एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है। तो ब्रेक कवर पॉइंट फाइंड करने के लिए जो भी हमारा इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ इस। जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो जो वैल्यू आता है इसका वो जो होता है ब्रेक पॉइंट्स होता है। और ब्रेक पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है। एंगल ऑफ डिपार्चर मतलब किस एंगल से हमारा जो है इक्वेशन में जो स्टेबिलिटी होता है वो मतलब किस एंगल से जीरो, जब देखिए कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ पोल या जीरो होगा तभी हम एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर हम फाइंड करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 180 प्लस जो भी हमारा मतलब एंगल आएगा उसे हम एंगल ऑफ डिपार्चर बोलेंगे। और एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये जो है कंसेप्ट इसका एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर, इसको लास्ट क्वेश्चन हम देने वाले हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। तो ये 9 पॉइंट हो गया। 10वां लास्ट पॉइंट जो है क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, और वहाँ से हम वैल्यू ऑफ मतलब की गेन फाइंड करते हैं। तो जब ये आपको 10 पॉइंट याद होंगे तब जाके आप मतलब क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो चलिए हम सीधे अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं कि मैं बोलूँ, माई स्टमक इज़ पेनिंग बट लेट्स सी। अगर हमने इनिशिएट किया है तो ये हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल्सो कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो जितना हेल्प हो सके ये मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, बनाने में बहुत ही मुझे टाइम लग रहा है।
लेकिन मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो चलिए, ये क्वेश्चन है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और रूट लोकस फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो हमारा कह सकते हैं इक्वेशन है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है। नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ हैं वो जीरो हैं और नंबर ऑफ़ पोल जो होंगे 3 आएंगे, यहाँ पे यही लिखा होगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स या जीरो, तब जाके हमारा एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर आता है। यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं आएगा। देखिए अभी समझाएंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा, और जिस तरह से मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे समझ में नहीं आएगा। ये समझना पड़ेगा कि हम रूट लोकस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो होगा बहुत इजी होगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होता है तो मतलब हमारा जो होता है क्वेश्चन जो होता है बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ़ पोल्स जो हैं वो जीरो हैं, नंबर ऑफ़ जो हमारा जीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ वो जीरो हैं, और नंबर ऑफ़ पोल्स जो हैं वो मतलब 3 है, और उसका वैल्यू क्या है, इस बराबर -0, 1, -1 और -3। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ओपन लूप पोल्स एट मतलब पोल्स इतने हैं, हमारे पोल्स का वैल्यू इतना है, और नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ हैं वो जीरो हैं। यहाँ से पोल बराबर 3 और जीरो बराबर 3, जहाँ भी p - z आएगा वहाँ 3 आएगा। तो इसमें अगर 3 हमारे जीरोज़ हैं तो जो ब्रांचेज होंगे रूट लोकस का वो मतलब इंड एट इन्फिनिटी, 3 ब्रांचेज जो है तीनों का हमारा मतलब जो रूट होगा वो इंड करेगा इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से 3 हमने फाइंड किया, जो हमने रूल अभी पढ़ा। पहला हमने फाइंड किया, दूसरा फाइंड किया, तीसरा फाइंड किया, अब चौथा हमारा था एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स हमने बोला था कि इक्वेशन जो है इसमें हम पुट करके वैल्यू एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 2q + 1, यहाँ पे q जो होता है कितने हमारे पास पोल है, तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 था। 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट करते हैं 3 तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसमें जीरो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए q के जगह पे हम जीरो रखेंगे। तो जब q के जगह पे जीरो रखेंगे तो 2 × 0 + 1 180, और p - q अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ पोल जो है 3 हैं और नंबर ऑफ जीरो जो है 0 हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा एंगल जीरो पे हमारा 60 डिग्री आएगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। जब हम वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे q के जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा 180। जब हम 2 रखेंगे, देखिए यहीं पे हम रख रहे हैं q के जगह पे, और p - z जो है 3 आया है। तो यहाँ से हमारा जो है हमारा 3 एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आया, पहला 60, 180 और 300। तो हमारा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड हो गया। नाउ द पॉइंट इज़ कि हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के बाद हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। सेंट्रॉइड के लिए आप देखिए ये हमारे पास क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास डिफिनीशन है, मतलब सॉरी ये हमारे पास फार्मूला है। नाउ माई मेमोरी इज हैंगिंग, बट लेट्स सी। तो हमारे कितने हैं जीरो हैं, ठीक है। टोटल हमारे पोल्स जो हैं जीरो हैं, लेकिन मतलब हमारे कितने हैं पार्ट्स ऑफ जीरोज, जीरो जो हैं 3 हैं। जब इसको हम p - z जो है 3 है, जब सभी को हम मतलब जो हमारे देखिए रियल पार्ट ऑफ पोल कितने हैं, जो भी पोल हैं, एक जीरो था, एक -1, एक -3। फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए पहला जो है जीरो है हमारे पोल, यहाँ से देख सकते हैं हमारा पोल क्या है। पहला जो है हमारा यहाँ से पोल जीरो है, -1, -3, इनका समीशन जब इनका सम करेंगे, यहाँ पे है ना नंबर ऑफ मतलब समीशन है, सबका समीशन करेंगे, -0 जो है जीरो है, और फिर से p - z, ये मेरी वैल्यू जो होगी सेंट्रॉइड की -1.33 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं अभी तक आपको समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बिलो। उसके बाद हम ब्रेक पॉइंट फाइंड करते हैं। हमारा 6 पॉइंट होता है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए जो ब्रेक अवे पॉइंट जो हमारा लाई करता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं GS × HS + 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से = 0 होता है। तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये लिखा, और इसको हमने शुरू में ही बताया था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि = इतना आ गया, और के को इस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, और इसको फिर जीरो से इक्वेट करेंगे। जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी इस की आ जाएगी, एक इतना आ जाएगा -0.42, और एक जो होगा माइनस जो होगा देखिए फ़ोन भी आने लगा, बट नो वे। पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले जो कवर कर रहे हैं उसे कवर करें। I will talk to my parents just after completion of this video. Let's see how much I am dedicated. So obviously you also need to dedicate it to see this video till the end and share this video also.
क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं हम। तो हमने बताया कि जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। तो ये 1 मतलब 0 से कम हो गया, तो हमें 0 से कम नहीं, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम ब्रेक अवे पॉइंट कितना लेंगे, इसको हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा भी हुआ, एज द ब्रेक अवे पॉइंट लाई बिटवीन 0 to 1, सो द वैल्यू इज दिस। ओके, हमने ब्रेक अवे पॉइंट इतना मान लिया। उसके बाद लास्ट जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए वही हम इक्वेशन लगाएंगे जो हमारा ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, और इसको हम रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया जो हमने बताया था उसकी हेल्प से हम की का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, फिर से अल्टरनेट वाइज लिखेंगे, ये 1 3 और ये वैल्यू जो होगा एस क्यू एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस की पावर 0 हमने लिखा। उसके बाद फिर अल्टरनेट वाइज इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 1 3, फिर 4 और के उसके बाद फिर हम वही मतलब फार्मूला लगाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। यहाँ करने के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 12 माइनस के बाई इतना आ जाएगा। अब हमें की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि ये जो सभी हमारे कॉलम है मतलब एरे हैं ये पॉजिटिव हैं, तो हमारा सिस्टम स्टेबल मान लेंगे। जब स्टेबल मान लेंगे तो मतलब इक्वल टू 0 जब करेंगे तो हमारी मतलब वैल्यू जो होगी की वैल्यू 12 आ जाएगी। जब की वैल्यू 12 आ जाएगी तो यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। जो भी हमारा एस स्क्वायर का टर्म होता है उसे एक्सिलरी इक्वेशन मतलब मान लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 4 a² इसमें मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और माइनस जो होगा 12, मतलब की वैल्यू हमें फाइंड ही हो गया, कितना है 12। तो यहाँ से जब हम ये वैल्यू जो होगा एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 4a², देख सकते हैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सिलरी इक्वेशन हम a² के टर्म को लेते हैं। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4a², ठीक है, और यहाँ पे प्लस की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 12। जब इसको रखेंगे तो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस माइनस, ये इमेजिनरी आ रहा है -1.7। अब हम सभी वैल्यू को फाइंड कर लिए। मेन थिंग होता है यहाँ समझना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप समझ लिए तो आप 7 नंबर में 7 नंबर बिल्कुल एग्जाम में ला सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो है रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। जब हम इसमें ड्रा करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये हमारा जो है हम यहाँ पे लोकेट करते हैं अपना पोल्स और जीरो। तो हमारा जो पोल्स आया था, आप जानते होंगे पोल्स को हम इससे मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा जीरो होता है उसे पॉइंट से। तो इसमें जीरो एक भी नहीं है हमारी इक्वेशन में, हमारे पोल्स हैं। पहला पोल्स तो था वो जीरो पे था, दूसरा -1 और तीसरा जो है दूसरा जो था -3 पे ये करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दो पोल्स होता है उसको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा पहला जो है डार्क लाइन, और दूसरा जो होता है आपने देखा था जो मतलब क्वेश्चन में बहुत अच्छे से लिखा था, टर्म मतलब स्टार्ट होता है 0 से और टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी पे। तो यही जो है स्टार्ट हुआ है हमारा पोल्स और जीरोस का वैल्यू जो है 0 से, और टर्मिनेट जो हो रहा है इन्फिनिटी पे हो रहा है। तो इसको हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जहाँ भी हमारे पोल्स हैं। देखिए समझ में नहीं आएगा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ये वन ऑफ द कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अभी हमारा ये तो थोड़ा आसान है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे निक्विस्टिक प्लाट एंड बोडे एंड पोलर प्लाट, वो थोड़ा और कन्फ्यूजिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही मतलब इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं है, समझ लिए तो बहुत ही आसान है। तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम जब पोल इसमें लोकेट करेंगे, पहला पोल हमारा 0 पे था -1 और -3, इसके बीच में हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमारा डार्क लाइन 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हुआ, ठीक है, पहला खत्म। दूसरा जो है एंगल ऑफ सेंट्रॉइड्स हमारा क्या आता है, देखिए हमारा ये सेंट्रॉइड्स है, सेंट्रॉइड्स का वैल्यू कितना आता है देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड्स फाइंड किया था, माइनस जो है सेंट्रॉइड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इतना -1.33, ठीक है, ये सेंट्रॉइड्स है। तो यही सेंटर क्या है इसका, देखिए वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे -1.33 हमारा सेंट्रॉइड्स हो गया। अब जो एंगल बन रहा था देखिए, जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 60 डिग्री ऊपर भी लेंगे और 60 डिग्री नीचे, क्योंकि शुरू में हमने बताया था जो रूट लोकस होता है वो एक दूसरे का सिमेट्री होता है, ठीक है। यहाँ से हमने 60 डिग्री लिया, यहाँ से हमने 60 डिग्री लिया, ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो है की वैल्यू 12 आई है, देख सकते हैं, और जी मतलब ये हमारा एस की वैल्यू जो है हमारा 1.73 आया है, ठीक है। एस की वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस पे 1.73 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 1.73, और की वैल्यू 12। तो यहाँ से हमारा कैसे होगा, देखिए यहाँ से ऐसे हमारा जाएगा 0 से, और ये इन्फिनिटी पे जाके हमारा मतलब टर्मिनेट होगा। 0 से स्टार्ट हुआ और इसको क्रॉस करते हुए इसकी वैल्यू प्लस इतना इमेजिनरी में इसको टच करते हुए इन्फिनिटी पे हमारा क्रॉस हो गया। वैसे ही यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और मतलब सिमेट्री होता है, तो ये नीचे भी उतना ही मतलब माइनस में वैल्यू जो है
इतने पे जाके और के की वैल्यू 12 पे जाके, मतलब ये हमारा टर्मिनेट हो गया। वैसे ही 0 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जो हमारा ये पोल्स है यहाँ से भी स्टार्ट हुआ और ये इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो गया, यहाँ से भी गया और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो गया। देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा, जो हम समझा रहे हैं हम भी समझे हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस किए हैं तभी समझ में आया। तो ये हमें पहला क्वेश्चन जो है, देखिए आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने पोल मार्क किया, पोल मार्क करने के बाद जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है उसको फाइंड किया, उसको हमने मतलब बनाया। उसके बाद सेंट्रोइड्स क्या है, सेंट्रोइड्स हमने लिखा। उसके बाद हमने डार्क लाइन ये किया दोनों जो हैं, और यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया और इन्फिनिटी पे हमने टर्मिनेट किया। और जब इतना जो भी वैल्यू दिया है टर्मिनेट करने के बाद, और जो भी हमारा वैल्यू आता है वही हमारा जो है ये रूट लोकस होता है। तो आई होप सभी वैल्यू फाइंड करने के बाद कैसे हम ड्रा करते हैं हमने समझाया, आपको समझ में आया हो। तो ये हमारा जो रूट लोकस है फॉर द इक्वेशन ऑफ के टू मतलब जो भी इक्वेशन था उसका रूट लोकस ये है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन समझाने में हमने टाइम लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा हम टाइम को कम लेंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रूट होगा, मतलब जो पोल आएगा वो हमारा कम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। और जहाँ भी कम्प्लेक्स कंजुगेट आता है वहाँ पे टर्म आता है एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो जीरो हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोल जो है, नंबर ऑफ पोल देखिए, पहला जो है 0, दूसरा -1 और तीसरा चौथा, ये हमारा देखिए जो कम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लेक्स कंजुगेट जो हो रहा है वो पोल्स में आ रहा है। जब पोल्स में हमारा कम्प्लेक्स कंजुगेट आता है, तो जब पोल्स में आता है तो एंगल ऑफ अराइवल होगा या एंगल ऑफ डिपार्चर, ये हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ मतलब अराइवल डिपार्चर का मतलब टर्म आ गया। और अगर पोल है तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारा पहला पॉइंट जो है क्लियर होता होगा कि हमारा जो है, जस्ट 1 मिनट, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन है। हम कितने मतलब पेज नंबर 23 पे आ गए। तो टाइम कितना हो गया, टाइम 46 मिनट। सो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, टाइम को ये और 5 से 10 मिनट लगेंगे, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही समझना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको समझिए। चलिए हम एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर सबसे पहले बता देते हैं। जब एंगल ऑफ मतलब जब कम्प्लेक्स कंजुगेट, देखिए कम्प्लेक्स कंजुगेट किसका है, पोल का है। जब पोल का होगा तो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, ठीक है। और जब कम्प्लेक्स कंजुगेट हमारा कम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज का होगा तो एंगल ऑफ अराइवल होगा, अराइवल डिपार्चर। मतलब ये समझना होगा। देखिए मैं कैसे समझाऊँ वो बताता हूँ। देखिए जीरोज का जब आएगा और पोल का आएगा, जीरो जो होता है इसको ऐसे हम मतलब जीरोज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसका सिंबल होता है, और पोल का पी से। तो मतलब ये गोला है, समझ सकते हैं, सर्कल है, सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के अंदर, तो अंदर आएगा तो क्या है, अराइवल। और पी जो है मतलब सीधा है, तो ये क्या आएगा, मतलब ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो एंगल ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ से समझ सकते हैं, जब भी हमारा मतलब जीरो जाएगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जीरो, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ पोल, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जीरो आएगा तो गोला के अंदर, मतलब जैसे आपको समझना हो समझिए, बट कंसेप्ट समझना चाहिए। गोला के अंदर मतलब जीरोस के अंदर आएगा। जब जीरोस के अंदर आएगा तो एंगल ऑफ अराइवल आ रहा है, मतलब गोला के अंदर, आप समझ सकते हैं। और ये जो है पी, मतलब ये सीधा है, कभी भी ये बाहर निकलेगा, सीधा जो बाहर निकलेगा ना, तो एंगल ऑफ ये डिपार्चर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पोल है तो एंगल ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ यहाँ पे डिपार्चर आएगा, एंगल ऑफ अराइवल नहीं आएगा। देखिए जब फाइंड करेंगे लास्ट में तो एंगल ऑफ यहाँ पे डिपार्चर, देखते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। देखिए लास्ट में हम एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करने वाले हैं, ना कि एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ पोल है, ठीक है। तो यही हम इसको फाइंड करने वाले हैं। तभी हमने आपको बता दिया। अब ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं लास्ट तक, और लास्ट तक देखेंगे तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पोल फाइंड किया, हमारा पोल जो है कम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा। और उसके बाद इसमें कोई भी जीरोज नहीं है, नंबर ऑफ पोल 4 है और नंबर ऑफ जीरो जीरो है, तो p - z = 4 आ जाएगा। फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए, 2q + pq - 1 × 180। जब हम फाइंड करेंगे तो जब जीरो वैल्यू रखेंगे तो हमारा 45 आएगा, जब 1 रखेंगे तो 135 आएगा, 2 रखेंगे तो 225 आएगा, और 3 वैल्यू रखेंगे तो 315 आएगा। तो हम एंगल ऑफ मतलब एसिम्प्टोट्स हमने फाइंड किया। अब सेंट्रोइड्स हम फाइंड करेंगे। सेंट्रोइड्स का भी वही होता है जैसे हमने बताया था, रियल पार्ट जो होता है और जो रियल पार्ट ऑफ पोल्स होता है और जीरो होता है उसको समेशन करते हैं और फिर p - z से डिवाइड करेंगे। आपने देखा था पहला हमारा जीरो जीरो था, फिर -1 -2, जब सबको सम करके और डिवाइड करेंगे तो हमारा मतलब जो सेंट्रोइड्स आएगा -1.25 आएगा, ये हमारा सेंट्रोइड्स है।
ये सेंट्रॉइड जो हम रूट लोकस जब ड्रा करते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ब्रेक पॉइंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो लास्ट में हमारा वैल्यू आएगा, एज का वैल्यू आएगा और एज का वैल्यू जो होता है, आपको बताया था, एज का वैल्यू जो होता है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। तो हमारा जब इसको देखिए, हम करके तो नहीं दिखाएंगे, इतना ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा, आप थर्ड ईयर में हैं और आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो इतना तो आपको कंसेप्ट आता ही होगा डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वेट कैसे करते हैं। जब इक्वेट कर लेंगे तो हमारे दो वैल्यू आएंगे, पहला वैल्यू -0.4 ऑन द रियल एक्सिस और दूसरा हमारा ये मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। तो हम इन दोनों को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जीरो छोटा है, ये भी जीरो छोटा है। हमें जो एज की वैल्यू चाहिए वो 0 और 1 के बीच में लाई होना चाहिए। जब हम 0 1 के बीच में देखेंगे तो ये हमारा केवल वैल्यू आएगा, तो इससे हम एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमें एज की वैल्यू फाइंड हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लिए हमने बताया था, फिर से हम रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे। हमारा सबसे ज़्यादा पावर एज के पावर 4 3 2 1 0। फिर से वही जो शुरू से हम समझा रहे हैं कि अल्टरनेट वाइज लिखेंगे 1 9 और के, 1 और 9 और के वैल्यू लिखकर, फिर इसका 5 5 और 0, फिर से वही इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। हम एस स्क्वायर का भी कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करने के बाद एस का पावर 1 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। यहाँ से हमारा ये फाइंड हो गया। जहाँ भी हमने ऐसा मतलब टर्म देखा, इसको तुरंत, अगर पूरा पॉजिटिव है, देख सकते हैं ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा सिस्टम स्टेबल हो गया। जब इसका एरे जो होगा, रूट सेल्स का एरे पॉजिटिव है, तो ये इसको इक्वेट कर लेंगे 0 से। यहाँ से हमारा की का वैल्यू भी आ गया 8। अब हमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखा है, तो हमने बताया था जहाँ भी एस का स्क्वायर का टर्म हो उसको हम इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 एस स्क्वायर, देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के इक्वल टू 0 और के की वैल्यू हमारा 8 आया। तो हमारा जब इसको आगे करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ से एस स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो एस की वैल्यू जो होगी वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कब होगा, जे पे, मतलब प्लस माइनस जे पे। तो यहाँ से हमें ये भी फाइंड हो गया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स और एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल क्यों नहीं आया था, क्योंकि फिर से एक बार बताना चाहते हैं, वहाँ पे अगर क्वेश्चन जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है हमारा। अगर पोल देखेंगे तो पोल आसानी से निकल रहा है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होगा पोल से जीरो का, तो इसमें एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ मतलब डिपार्चर का कोई रोल ही नहीं आएगा। रोल कब आएगा, जब हमारा पोल्स या जीरोस जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे हम फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सभी जो भी हमारे पोल्स हैं उसको हम मतलब अपने इस प्लेन पे वो करते हैं, मतलब ड्रा करते हैं। पहला 0 था, दूसरा -1 और तीसरा जो है मतलब -2 +2, और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जे से था, ठीक है। और सभी को जब ड्रा करते हैं तो सभी को हम डॉटेड लाइन से मतलब वो ड्रा कर लेते हैं। जब ड्रा कर लेते हैं तो जो एंगल है पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो फाइंड करते हैं सबका। देखिए 5 1 यहाँ से, 5 2 यहाँ से और 5 3 यहाँ से, ठीक है। 5 1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें ये मालूम है इसका वैल्यू ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक ट्रिंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक ट्रिंगल बन जाएगा। जब ये ट्रिंगल बन जाएगा तो यहाँ से हम जब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इसका वैल्यू 2/1, जब tan थीटा बराबर 2/1 मतलब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा और इस पर 180 डिग्री का हमारा मतलब एंगल बनता है एक लाइन पे। तो 180 से हम जब इसको मतलब करेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा 135 इसका आ जाएगा। क्यों 135 आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए यहीं बताया है, और हाँ देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले एंगल ऑफ 5 1 5 2 5 3 हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5D निकालने के लिए पहले 180 माइनस ये करेंगे, वही यहाँ समझाया 1/2। देखिए सबसे पहले 1/2, यहाँ से हमारी वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और ये 2। जो tan थीटा निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा, जितना निकलेंगे 180 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही हम मतलब फाइंड कर लेंगे। देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसका वैल्यू जो होगा और यहाँ से देख सकते हैं वही बताया 180 माइनस 1/2, तो 153 आ गया और ये 133 आ गया। क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू अगर 5 2 की बात करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ये 5 2 है,
ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो 10 45, तो यहाँ से 45 माइनस करेंगे 180 में से, ये हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर है ना, सॉरी, हाँ एंगल ऑफ डिपार्चर इसके लिए इतना आया और इसके लिए इतना आया, और ये जो होता है ये 90 डिग्री पे होता है सॉरी, ये जो होते हैं ये हमारे 90 डिग्री पे एंगल ऑफ डिपार्चर होते हैं। तो कैसे हमने एंगल ऑफ डिपार्चर लिखा था ये भी आपको समझ में आ गया। 180 में से माइनस करते हैं, शुरू में आपने देखा होगा 180 में से जितने भी तीनों हमारे एंगल ऑफ डिपार्चर जो आए हैं कितने आए हैं, देखिए पहला जो है 153.43, दूसरा 135 और तीसरा 90, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे और 180 में से मतलब माइनस करेंगे। जब तीनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा प्लस में 19843 आएगा। और लास्टली हमारा पॉइंट होता है इसे रूट लोकस पे ड्रा करना। रूट लोकस पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था जो भी हमारा पोल्स होते हैं उसको लिखते हैं, तो 0 -1 और दूसरा -2 आया था, ठीक है, सॉरी मतलब ये आया था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आया था, सॉरी। पहला जो है 0 -2, इसको मतलब डार्क लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमारे जो है ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट -2 + 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल जो पहला एंगल बना था, पहला एंगल जो है 60 डिग्री बना था ना। चलिए देख लेते हैं 60 डिग्री, ओबियसली 60 डिग्री होगा, हाँ देखिए 45 डिग्री है, सॉरी। पहला जो है 0 पर 45 135, 45 डिग्री हम एंगल ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले सेंट्रोइड्स क्या है, देखिए सेंट्रोइड्स देखेंगे। सेंट्रोइड जो है हमारा -1.25 है, -1.2 सेंट्रोइड हम लेंगे, देखिए -1.25। तो ये हमारा सेंट्रोइड्स कहाँ पे होगा, देखिए -1.25 लेंगे, ये हमारा 1 है, -1.25, तो ये हमारा एंगल ऑफ सेंट्रोइड्स -1.25, ठीक है। इनके बीच में हमारा एंगल ऑफ सेंट्रोइड्स होगा, और यहाँ से ये हमारा एंगल ऑफ सेंट्रोइड्स होगा। यहाँ से हम 45 डिग्री इधर बनाएंगे सिमेट्री, यहाँ से 145 डिग्री, इधर से 135, इधर से 135 हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है देखिए जे की वैल्यू कितना आया था, देखिए जे की वैल्यू हमारी आई थी, इसकी वैल्यू +-जे आया है। +-जे पे हमारा ये जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, और देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे लेते हुए ये हमारा जो पॉइंट है मतलब एंगल यहाँ से मतलब आगे चला जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके मतलब ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा था कि जब रूट लोगस हम फाइंड करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होता है 0 से होता है, टर्मिनेट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है। तो जो भी हमारा रूट लोकस होता है उसका सिमेट्री बनता है, जब हम जैसा हमने ऊपर बनाया उसका मतलब उसका बिल्कुल सिमेट्री हमारा नीचे होगा। जब नीचे बनाएंगे तो यही हमारा जो है रूट लोकस हमारा इस क्वेश्चन का भी हमने फाइंड किया। और जो ये एंगल ऑफ डिपार्चर है देख सकते हैं ये मतलब कितनी डिग्री से डिपार्च हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है हमारा पोल का है, तो जो ये डिग्री बन रहा है वो प्लस में 1983.4 बन रहा है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर हो गया। तो ऑब्वियसली अभी तक देख लिए कि हमने फाइनली बोला था, और इस वीडियो को बनाने में 57 मिनट लगे, और 57 मिनट में आपका चैप्टर नंबर 3 हमने पूरा कोशिश कर लिया। नाउ माई एनर्जी इज़ टोटली वीक, सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, समझ में आया, कहीं भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर लास्ट तक देखा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो। सो आई होप, मैंने सोचा था कि मेरे से ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया। सो वन शॉर्ट वीडियो ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम इज जस्ट अबाउट टू एंड चैप्टर नंबर 3, और यहाँ से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ फीडबैक गिव मी कि हाउ इज़ वन शॉर्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर इसका थोड़ा भी फीडबैक आएगा तो आई विल जस्ट कम विद अगेन चैप्टर नंबर 5। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 5 के लिए हम अब आज से काम करेंगे, और चैप्टर नंबर 5 के बाद आई विल ट्राई कि एग्जाम से पहले आपके सभी वन शॉट जो हैं कंट्रोल सिस्टम के कवर हो जाएं। तो 1 घंटे में हमने पूरा आपका वन शॉट बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर जो कि आपका कंट्रोल सिस्टम है। सो लास्टली थैंक यू।